नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल सेल के आज के इस खास एपिसोड में। इस वक्त मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करेंगे एक ऐसे शहर के साथ जिसकी खूबसूरती की लोग मिसाल देते हैं, जिसे मोहब्बत की निशानी के तौर पर जाना जाता है। हजारों विदेशी पर्यटक इसकी खूबसूरती का दीदार करने आते हैं, लेकिन ये शहर जितना उजला है उतनी स्याह है यहाँ जुर्म की दुनिया, क्योंकि यहाँ के लोग बन रहे हैं अपराधियों के नापाक मंसूबों का शिकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताज नगरी आगरा की, जिसकी खौफनाक तस्वीर देखकर आप भी सहम उठेंगे। खौफ में ताज नगरी। कहीं नाबालिग से रेप, तो कहीं मंगेतर पर गायब करने का आरोप। कहीं गुमशुदा हुई एनआरआई लड़की। इंजीनियरिंग छात्र की मौत पर सस्पेंस। सरफरे आशिक की करतूत। प्रेमिका के बहन बहनोई को मारी गोली। लापरवाही ने ले ली जान। प्रधानी चुनाव के लिए खूनी खेल। सुरक्षा के सभी दावे फेल। आखिर कैसे सुरक्षित रहेंगे लोग? ताज नगरी आगरा उत्तर प्रदेश प्रांत का एक ऐसा जिला जिसकी पहचान विश्व का अजूबा ताजमहल है। और यही नहीं, आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है, लेकिन यहां भी अपराध अपने पैर पसार चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वारदात की जिसने समाज को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। और एक नाबालिग जिसकी उम्र अभी खेलने और पढ़ने की थी, उसकी जिंदगी को पल भर में ही बद से बदतर बना दिया। चलिए आपको भी दिखाते हैं एक कलयुगी हैवान की हैवानियत। ताज नगरी आगरा में किस तरह से नाबालिग लड़कियों को झांसा देकर शिकार बनाया जा रहा है, फिरोजाबाद की इस नाबालिग लड़की से बेहतर भला कौन समझ सकता है। महज 15 साल की इस लड़की का आरोप है कि पहले से ही 2 बार शादी के बंधन में बंध चुके जीतू नामक शख्स ने इसकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। पहले तो उसने इस लड़की को डरा धमकाकर अपनी पत्नी बनाया, फिर शुरू हो गया जुल्मो सितम का दौर। आप खुद ही पीड़ित लड़की की ही जुबानी सुने कि किस तरह से इसके साथ जानवरों सा सलूक किया जा रहा था। ये बोला था उसने शादी से पहले कि आप अपनी लड़की शादी कर दो, फिर 3 सालों में मतलब विदा कर लेंगे। अच्छा, ये बोला था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बुला के ले गया। कितने दिन रखा साथ? 10 दिन। उसके बाद रेप वगैरह किया था। शिकायत की पुलिस से? नहीं, ये धमकी वगैरह देता था कि पुलिस तो मैं यूँ छुट्टियों में मतलब छुटा लेता हूँ, क्या कर लेगी पुलिस। इस लड़की के साथ दरिंदगी जारी रहती यदि इसकी बड़ी बहन इसकी मदद के लिए आगे नहीं आई होती। पीड़ित की बहन ने इसे नर्क से छुटकारा दिलाने के लिए थाना एतादपुर में गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि यहाँ आरोपी भी पहुँच गया और पुलिस के साथ मिलकर मामला रफा दफा करने में जुट गया। शादी उस लड़के ने की जबरदस्ती। ऑलरेडी वो तीसरी शादी मेरी बहन से कर चुका है। 2 शादियां पहले हो चुकी हैं उसकी, जिसके पहली बीवी से 3 बच्चे हैं। दूसरी बीवी से भी बच्चा था या नहीं ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती, लेकिन उसे छोड़ रखा है। तलाक भी नहीं दिया, पैसे देके रफा दफा कर दिया। यहाँ पर भी वो पैसे देके रफा दफा इस मामले को करना चाह रहा था। वो एक गुंडा है, मवाली है, रिवॉल्वर रखता है, बोलता है मेरे लोगों में बहुत पहचान है, यहाँ पहचान है, वहाँ पहचान है। सीओ को जानता हूँ, नेताओं को जानता हूँ, गुंडों को जानता हूँ। उसको मैं चाहती हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं पुलिस का कहना है कि उसने आरोपी युवक के खिलाफ पास्को एक्ट और रेप की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लड़की की शादी जीतू नाम के लड़के से हुई थी। शादी हुई है, ये अरेंज मैरिज हुई है। बस टेक्निकल फॉल्ट इसमें ये है कि लड़की नाबालिग है, 14 साल की लड़की है और नियमता 18 साल से कम उम्र की लड़की
कि शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है, तो शादी नहीं होनी चाहिए, शादी की बाल विवाह का अपराध हो गया। उसके बाद IPC में 376 जो कहती है कि 15 वर्ष से कम आयु की पत्नी है उसके साथ क्या नाम है सेक्सुअल कंसर्न नहीं हो सकता। इन्होंने जो है 15 साल से कम अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित किया है, वो 376 का अपराध हो गया प्लस पॉस्को एक्ट। तहरीर प्राप्त हुई है, मुकदमा हमने लिख दिया है, लड़की का मेडिकल परीक्षण कराएंगे, एज में क्या आता है, जैसा एज में आएगा इस खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि जब खुद आरोपी पुलिस थाने पहुंचा था तब फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर पुलिस को किस बात का इंतजार था? आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट, APN। जहां अभी आपने धोखे की शिकार एक नाबालिग की दास्तां देखी, वहीं अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी छात्रा जिसकी गुमशुदगी सवालों में है। जी हां, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस शख्स से उसकी शादी होने वाली थी उसी ने उसे अगवा कर लिया। लेकिन इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको भी सुनाते हैं। आगरा के गदीशपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेरीकला गांव की रहने वाली राखी B.Ed की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इस वक्त वो कहां है, किस हाल में है, उसे जानने के लिए उसके परिजनों का हाल बेहाल है। परिजन पुलिस के पास राखी की सही सलामत बरामदगी करने के लिए और उसके गुनाहगार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जिस शख्स के साथ उसकी मंगनी हुई थी, उसकी शादी होने वाली थी, वही उसका सबसे बड़ा गुनाहगार बन गया। उसने राखी को अगवा कर लिया, फिर वो राखी को लेकर कहां गया, उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। इस सारी तलाश के बाद हमें राखी की एक डायरी मिली थी, जिसमें राखी ने अपनी सगाई से लेकर 17 अगस्त तक सारी डिटेल लिखी है, जिसमें लड़का उसे बहुत प्रेशराइज और टॉर्चर कर रहे थे, गाली गलौज देना और उसकी सुंदरता को लेकर अजीब अजीब बातें करना और शादी से इनकार करना, कार की डिमांड करना, सारी चीजें मिलना। परिजनों का आरोप है कि आरोपी राखी के साथ शादी तय करने के बाद से ही पैसों की मांग कर रहा था। यही नहीं, वो शादी में एक कार की भी मांग कर रहा था, जिसका जिक्र राखी ने अपनी एक डायरी में भी किया है। अपने प्रेमी की प्रताड़ना से राखी बेहद परेशान थी और अचानक वो लापता हो गई। परिजन किसी अनहोनी से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। वहीं पुलिस का भी मानना है कि हो न हो राखी किसी हादसे का शिकार हो गई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दे रही है और दावा कर रही है कि आरोपी को पकड़कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़के लड़की में कुछ जो भी विवाद हुआ है, लड़की अपने घर पे आई, डायरी में कुछ लिख करके चली गई और वो मिसिंग है। उस पर कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। संज्ञान में आया है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, उस पर अभियोग पंजीकृत कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस राखी के साथ अनहोनी की आशंका जता रही है, लेकिन जब तक राखी की बाबत कोई सुराग नहीं मिल जाता कुछ नहीं कहा जा सकता है। सवाल उठता है कि आखिर गुमशुदगी का सच क्या है? क्या उसके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो सकेगा। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट, APN। आगरा में जहां एक छात्रा की गुमशुदगी सवालों में है, तो वहीं दयालबाग इलाके की रहने वाली शिवानी भट्ट नाम की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है और लाख मशक्कत करने के बावजूद भी शिवानी का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाता। आखिर कहां है शिवानी और कैसे अचानक वो गायब हो गई, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है शिवानी भट्ट, जो पिछले कई दिनों से लापता है। भारतीय मूल की शिवानी अमेरिका में रह रही थी और आगरा में कुछ दिन पहले आकर पढ़ाई कर रही थी। शिवानी ने दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में साइंस फैकल्टी में पढ़ाई के लिए एडमिशन भी लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले शिवानी रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गई। परिजनों ने शिवानी को हर मुमकिन जगह खोजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर परिजनों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस थाने में दर्ज कराई। बच्ची एक गायब है, उसके संबंध में उसके फादर द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसपे 364 IPC का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। लड़की की खोजबीन की जा रही है। अमेरिका में पढ़ी लिखी लड़की है, उसको यहाँ पे एडमिशन करा दिया गया था किसी विशेष कारण से। तो देखते हैं क्या मामला है। पूरा पुलिस उसमें खोजबीन करके अंतिम नतीजे पे कुछ दिन समय लग सकता है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और शिवानी की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल उठता है आखिर शिवानी की गुमशुदगी का सच क्या है? क्या पुलिस शिवानी को उसके परिजनों से मिला पाएगी? आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट, APN। आगरा में तो जैसे अपराधों की बाढ़ सी आ गई हो, खासकर महिलाओं के साथ जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं प्रतिदिन सामने आ रही हैं, उससे प्रदेश की जनता काफी आशंकित हो गई है।
वहीं एक बार फिर एक इंजीनियरिंग छात्रा की मौत सवालों के घेरे में है। छात्रा का शव उसी के कमरे में लटका हुआ मिला, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो जानकर आप भी सन रह जाएंगे। आगरा की आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में एमटेक की पढ़ाई कर रही तोशी की मौत सवालों में है। पहली नजर में तोशी की मौत को खुदकुशी का मामला मानकर पुलिस तहकीकात में जुटी थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो खुलासा हुआ कि तोशी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तोशी की भला किसी से क्या दुश्मनी थी जो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। छात्रा जो है इंजीनियरिंग की है और वहाँ पे एमटेक कर रही थी, रहने वाली इलाहाबाद की है, और पहले ये कहा गया कि इसने सुसाइड किया है, लेकिन पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आया है तो 302 का मुकदमा लिखा गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है और इसमें जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलाहाबाद की रहने वाली तोशी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के कमरा नंबर 22 में रह रही थी। तोशी की लाश 6 सितंबर की सुबह कमरे में पंखे से लटकती हुई मिली। उसके परिजन उसकी मौत के लिए कॉलेज प्रशासन को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका आरोप है कि तोशी ने उनसे रैगिंग की भी शिकायत की थी। वहीं कॉलेज के लोगों का कहना है कि तोशी की मौत के लिए उसके परिजन ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि तोशी की मौत के बाद उन्होंने तोशी की लाश को इलाहाबाद ले जाने के बजाय आगरा में ही अंतिम संस्कार कर दिया। तोशी के हॉस्टल के वार्डन का यहां तक आरोप है कि उसके माता पिता से उसकी नहीं बनती थी। ऐसा हमें थोड़ा डाउटफुल लग रहा था कि ऐसा हो सकता है किसी के घर में पता लगे कि बच्ची के साथ ऐसा हुआ है और वो अकेले आ गए, तो ये भी डाउटफुल था। बाकी हम सोच रहे थे वो कुछ पूछेंगे, कैसे क्या करेंगे हम लोग, तो वो यहाँ पे आके बस शांत बैठे रहे। उन्होंने एक प्रश्न नहीं किया कि क्या हुआ, हमारी बच्ची ने ऐसा क्यों कर लिया या हॉस्टल में क्या हुआ था। हम लोग तो यही मान के चल रहे हैं कि वो पारिवारिक तौर पे कुछ परेशान थी। तोशी की मौत का सच क्या है, आखिर उसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, ये तो पुलिस की तहकीकात में ही मालूम चल सकेगा। लेकिन सवाल उठता है कि यदि तोशी की हत्या की गई है तो कौन वो शख्स है जिसने हॉस्टल के कमरे में घुसकर उसकी जान ली, और अगर आरोप परिजनों पर है तो ये कैसे संभव हो सकता है। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट, एपीएन। मोहब्बत की मिसाल के लिए मशहूर ताज नगरी में खूनी मोहब्बत का खेल भी जारी है। जी हां, आपने मोहब्बत की कई वारदातें देखी होंगी, लेकिन जो हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी कि किस तरह से एक प्रेमी ने एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। खून से लथपथ ये लोग और लाश पे तब्दील हो चुका शख्स उस खूनी मोहब्बत के गवाह है जिसकी आज आगरा में हर जगह चर्चा हो रही है। पहले 2 लोगों को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया गया, फिर आरोपी ने खुद को गोली से उड़ा लिया। दिल दहला देने वाली वारदात नाकाम मोहब्बत की वजह से अंजाम दी गई है। जिस शख्स ने खुदकुशी की है उसका नाम शुभम था और वो बरेली का रहने वाला था। उसे गीता से प्यार हो गया था। दोनों का प्यार 3 सालों तक चलता रहा, लेकिन इस बीच गीता की बहन और बहनोई ने उसकी शादी कहीं और कर दी। फिर क्या शुभम इंतकाम की आग में जलने लगा और फिर जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। आज ऐसा हुआ, हम दोनों आ रहे थे, रास्ते में पीछे गोली मार के और चले गए और खुद गोली मार दी। बोले कि हमें हमारी दादी दादा टॉर्चर कर रहे हैं वहाँ पे बड़े। क्या लड़का ये शादी करना चाहता था? हाँ, बहन से शादी करना चाहते जबरदस्ती। और बहन नहीं करना चाह रही थी? बहन नहीं करना चाह रही थी कि मैं नहीं करूँगी इससे। 1 साल तक मेरे को रख लिए और 1 साल तक रख लिए, मेरे को शादी नहीं की। शुभम गीता के बहन बहनोई को धोखा मिलने के लिए जिम्मेदार मान रहा था और वो बदले की आग में जल रहा था। आखिरकार जब उसे मौका मिला तो उसने अवैध असलहे से गोली मारकर गीता की बहन सुनीता और बहनोई रामू को घायल कर दिया, फिर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतक शुभम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दिया। उससे एक तरफा प्यार करता था, उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं दूसरी जगह कर दी है। आज इसने आके उस लड़की के जो बहन बहनोई रहते हैं उनके साथ झगड़ा किया है, मारपीट की है। मारपीट करके आने के बाद में चौराहे पे गोली मारी है अपने। इसके पास से तमंचा मिल गया है, गोली लगी है। अब इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। बाकी जो पीएम में रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद पुलिस जांच कर रही है। इस खूनी खेल के पीछे कोई और कहानी तो नहीं है। सवाल कई हैं जिनका जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट, एपीएन।
क्या कोई मामूली विवाद के लिए किसी की हत्या कर सकता है? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आगरा में हत्या तो जैसे आम ही हो चुकी है। बात बात पर यहाँ गोलियां चलती हैं और इसी के चलते एक और शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए आपको भी दिखाते हैं सख्ते में डालती ये वारदात। आगरा के गिजौली गांव में हत्या की वारदात से दहशत का माहौल है। मृतक का नाम जयवीर सिंह पहलवान था और वो होने वाले ग्राम प्रधान के चुनाव में उम्मीदवार था, लेकिन आरोप है कि उसका विरोधी लुकमान सिंह नहीं चाहता था कि जयवीर सिंह प्रधानी का चुनाव लड़े और यही वजह है कि दोनों के बीच रंजिश चल रही थी और आखिरकार मौका मिलते ही जयवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त जयवीर सिंह अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन हत्यारे उसे मारकर फरार हो गए। पूरी बात यह है कि लुकमान सिंह तो यानी कि लुकमान सिंह चुनाव के चक्कर में मारना चाहते थे और जो कोमल सिंह जो रंजिश मानते हैं पहले भी 3 साल पहले भी बार कर चुके हैं, 4 साल पहले। किस चीज़ के रंजिश मानते हैं? ये तो पता नहीं हो किस चीज़ के मानते हैं, ये पहले भी बार कर चुके हैं, इनके पूरे हाथ में टूटे हुए देख लीजिए आप। जयवीर सिंह हत्या के बाद आरोपी लुकमान सिंह अपने साथियों के साथ फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या के नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए लुकमान सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूबे में प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश का दौर जारी है। लगातार खूनी खेल खेला जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कैसे इस तरह से होने वाली हत्या की वारदात को रोकेगी। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट, एपीएन। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खौफ में ताज नगरी। कहीं नाबालिग से रेप, तो कहीं मंगेतर पर गायब करने का आरोप। कहीं गुमशुदा हुई एनआरआई लड़की। इंजीनियरिंग छात्र की मौत पर सस्पेंस। सरफरे आशिक की करतूत। प्रेमिका के बहन बहनोई को मारी गोली। लापरवाही ने ले ली जान। प्रधानी चुनाव के लिए खूनी खेल। सुरक्षा के सभी दावे फेल। आखिर कैसे सुरक्षित रहेंगे लोग? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी को भी उस पर रहम नहीं आया और आखिरकार उसने दम तोड़ ही दिया। जी हां, इंसानियत को शर्मसार करती है वारदात उसी आगरा की है, जहां जीआरपी और आरपीएफ के लोग आपसी विवाद में उलझे रहे और एक ट्रेन यात्री ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मर गई इंसानियत। जीआरपी और आरपीएफ के बीच फंस गई जान। तड़पते हुए शख्स ने तोड़ा दम। नहीं आया किसी को रहम।
किस तरह से इंसानियत मर चुकी है वो चमोली उत्तराखंड के रहने वाले दिनेश नामक शख्स की मौत से साफ हो जाता है। मामला आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का है। कर्नाटक एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले दिनेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। दिल के दर्द की शिकायत किए जाने के बाद उन्हें आरपीएफ के जवानों ने रहम खाकर कैंट स्टेशन पर तो उतारा, लेकिन इसके बाद उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। दिनेश बड़ी देर तक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गिरकर तड़पता रहा। इस दौरान घंटों जीआरपी और आरपीएफ के लोग सीमा विवाद में उलझे रहे और जब तक दिनेश को अस्पताल पहुंचाया जाता, दिनेश ने दम तोड़ दिया। झांसी और आगरा के बीच की तबीयत खराब होगी और कोई उपचार ना मिलने पे इसमें और भी सर अखबार में पढ़िए आप, इसमें लिखा गया है कि दूसरे का एरिया है, बंदा कहीं और का है। एड्रेस प्रूफ मिल जाने के बाद भी उसको उपचार के लिए नहीं उठाया गया। गलती किसकी मानते हैं? फर्स्ट तो सर रेलवे विभाग को मानूंगा। दिनेश के परिजनों ने साफ तौर पर उसकी मौत के लिए जीआरपी और आरपीएफ के बीच आपसी विवाद को मुख्य वजह बताया है। परिजनों का आरोप है कि यदि वक्त रहते दिनेश को मदद मिल गई होती तो उसकी जान जरूर बच जाती। तो वहीं जीआरपी के एसपी गोपेश खन्ना उसकी मौत के लिए मोरेना और ग्वालियर के रेलवे अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल जीआरपी कैंट के उप निरीक्षक श्री दिनेश शर्मा, मैं हमराही लोगों के साथ स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी से उनको उतारा और उनको तत्काल एम्बुलेंस से एसएन हॉस्पिटल ले जाया गया। एसएन हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन दिनेश की मौत ने जतला दिया है कि किस तरह से आज इंसानियत मर चुकी है। कोई शख्स सरेआम तड़पता रहता है, जिंदगी के लिए गुहार लगाता रहता है, लेकिन लोगों को रहम तक नहीं आती है। किसी बेबस इंसान को मौत के करीब देखकर भी लोग जैसे अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जो सवाल उठाता है कि क्या वाकई हम सभ्य समाज का हिस्सा हैं? आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट, एपीएन। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों और किस तरह से ताज नगरी की खूबसूरती को नजर लगती जा रही है और आखिर क्यों महिलाओं का चलना बदमाशों ने मुहाल कर दिया है। कैसे आगरा में अपराधी मस्त और पुलिस पस्त है और क्यों ताज नगरी को आतंक धीरे धीरे जकड़ता जा रहा है। आगरा का जिक्र आते ही आंखों के सामने विश्व के 8 अजूबों में से एक ताजमहल की तस्वीर घूम जाती है। आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। मोहब्बत की नगरी कही जाने वाली आगरा नगरी में हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। अपने रोमांचकारी इतिहास के लिए मशहूर आगरा को लोग मुगलों का शहर या पेठों का शहर कहते हैं। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1506 ईस्वी में बसाया था। आज भी आगरा मुगलकालीन इमारतों की वजह से एक विख्यात पर्यटन स्थल है। लेकिन अब मोहब्बत की नगरी की खूबसूरती और भव्यता पर जैसे किसी की नजर लग गई है। शहर की खूबसूरती पर अंधेरा अपना पैर पसारने लगा है। शहर को आतंक अपने शिकंजे में धीरे धीरे जकड़ता जा रहा है। यहाँ खूबसूरती के पैमाने बदल से गए हैं। आगरा को अपराध और अपराधियों ने अपना डेरा बना लिया है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतों में छिपी हैं घटनाओं की फहरिस्त। कौन सी वारदात किसके साथ घट जाए कोई नहीं जानता। आधुनिकता की दौड़ में अव्वल रहने वाला आगरा आतंक के साये में आंसू बहा रहा है। यहाँ के हर इलाके नई नई वारदातों की दास्तान बयां करते हैं। चौड़ी सड़कों पर खुलेआम चलना महिलाओं के लिए खतरा साबित हो रहा है। लूट, मर्डर, रेप और डकैती लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, ये है आगरा की सच्ची तस्वीर, सच्ची दास्तान। स्पेशल सेल, एपीएन। आगरा में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर वहां के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। यूँ तो आगरा को मोहब्बत की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस मोहब्बत की नगरी में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन लूट, बलात्कार, मर्डर, हत्या जैसी संगीन वारदातों को बदमाशों द्वारा अंजाम न दिया जाता हो। आगरा की क्राइम व्यवस्था को अगर देखें तो बहुत ही लचर व्यवस्था है। अगर यही हाल रहा तो दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और डेली क्राइम ग्राफ में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते हमको बहुत सारी हानियां झेलनी पड़ सकती हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाते हुए बदमाशों पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। बदमाशों के लूट, चोरी, डकैती, हत्या करते वक्त हाथ कांपे और ऐसी संगीन वारदातों को अंजाम देने से पहले वो 50 बार सोचें। में लगातार महिलाओं के साथ, छोटे बच्चों के साथ लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जिसका कि पुलिस का कुछ भी ऐसा सपोर्ट नहीं है कि बच्चे, छोटे बच्चे या महिलाएं सुरक्षित हों। जैसे हम लोग अपना काम व्यापार करके रात में जब घर से ऑफिस या फैक्ट्री से घर के लिए पहुंचते हैं तो रास्ते में हम लोग कहीं भी लूटपाट ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। पालीवाला पार्क के पास अभी
कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी। तो देखा जाए तो और पुलिस भी इस मामले पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है, जहां पुलिस को एकदम अलर्ट रहना चाहिए। वो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। यही है कि हम लोग जब भी निकलते हैं तो मतलब अपने को सेफ नहीं समझते हैं। जब भी निकलेंगे तो डर लगा रहता है। सोने का आइटम सब पहनना बंद कर दिया है, कहीं चैन छिन जाती है, कोई पर्स छिन जाता है, कभी कुछ भी, या बाइक पे छीनते हैं तो गिर जाती हैं लेडीज़, तो उसमें देखिए एक्सीडेंट वगैरह का भी डर रहता है काफ़ी। तो बहुत ज़्यादा मतलब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है लेडीज़ों के लिए। थोड़ा सा मतलब ये है कि हम निकलते तो सुरक्षित नहीं है, बस घर आ जाएं एक बार तो लगता है बाइक पे बैठने में, पर्स लेने में, सब चीज़ों में डर लगता है। जो है चाहे जूता उद्योग हो या जनरेटर उद्योग हो, उसके अलावा टूरिज्म यहाँ का सबसे बड़ा आय का स्रोत है और उसमें भी अब गिरावट आती जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो छवि बनती जा रही है अपराध के कारण, और पुलिस का अपराधियों को सपोर्ट ही रहता है यहाँ पर। तो इसलिए टूरिस्ट का आना इसलिए कम हो रहा है कि अगर कोई उनके साथ घटना घटेगी तो वो कहाँ जाएंगे। बड़ी खुशी होती है जब विश्वविख्यात ताजमहल आगरा में स्थित है, और अच्छा लगता है आगरा का शहर का नाम जब विश्व पटल पर लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दुख हमें इस बात का होता है कि उसी शहर की महिलाएं बहुत ज़्यादा अनसेफ हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं, चाहे वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं या कहीं अपने उनकी बेटियां पढ़ने जाएं कोचिंग। बड़ा अजीब सा लगता है कि वो रास्ते में उन्हें लगता है कि हम कब किस घटना के शिकार हो जाएं। तो ये बड़ा दुख लगता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे शहर में, आगरा शहर में। तो आज आपने देखा आगरा का क्राइम ग्राफ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और शहर के क्राइम ग्राफ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।